Hello everyone, welcome to my channel. So today we are talking about a movie, Identity, which is released on 2003 and ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। मूवी शुरू होते ही डॉक्टर मैलिक को दिखाया गया है जो कि अपनी पेशेंट और एक खतरनाक अपराधी मैल्कॉम रिवर्स में 6 कपल किए हैं उसकी केस स्टडी कर रहा है, क्योंकि अगली सुबह मैल्कॉम को फांसी दी जानी थी। लेकिन डॉक्टर को शक था कि वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का पेशेंट है एंड जो मर्डर हुए हैं वो उसकी इस बीमारी की वजह से उसने किए हैं। आगे मूवी में दिखाया जाता है कि लैरी वॉशिंगटन, जो कि नेवाडा में एक सुनसान जगह पर एक मोटेल होती है, उसका ओनर है, वो रिसेप्शन पे बैठा है। उसी वक्त जॉर्ज एलिस, जो उसकी बीवी है, उसे उठाकर मोटेल में लाता है। एलिस का एक्सीडेंट हुआ है एंड उसे काफ़ी चोट लगी है। वो बेहोश है एंड काफ़ी खून भी बह रहा है। उनके साथ उनका 9 साल का बेटा टिमी एंड एड डकोटा और एक फेमस एक्ट्रेस कैरोलिन भी आती है। फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि जॉर्ज की कार का टायर पंचर हुआ था और उसे बदलते वक्त एलिस सड़क के किनारे पर होती है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से एड डकोटा की कार एलिस को हिट करती है। बारिश ज़्यादा होने की वजह से सभी रास्ते बंद हो गए थे, तो लोग एलिस को लेकर नेवाडा के इस होटल में आ जाते हैं। वहाँ लैरी एड को ये बताता है कि यहाँ से 30 मील दूर एक इमरजेंसी है जो कि 24 आवर्स खुली रहती है। तो एड कार लेके उस तरफ मदद मांगने के लिए जाता है, जहाँ उसे रास्तों में 35 मिनट मिलती है। जिसकी कार बारिश में ख़राब हो गई थी, तो वो उसे लिफ्ट दे देता है एंड वो आगे बढ़ते हैं। बट बारिश ज़्यादा होने की वजह से उनकी कार वहाँ फंस ख़राब हो जाती है। वहाँ पर एक और गाड़ी को आता देख वो उससे मदद मांगते हैं। गाड़ी में न्यूली वेडेड कपल लू एंड गिनी होते हैं, जो कि उनको लिफ्ट देते हैं, उनके साथ मोटर में आ जाते हैं। कुछ देर बाद ऑफिसर डूड्स वहाँ आता है, जो कि एक क्रिमिनल रॉबर मेन को झील ले जा रहा था, लेकिन बारिश ज़्यादा होने की वजह से वो भी वहीं फंस जाते हैं। एड उसे एलिस के एक्सीडेंट के बारे में बताता है एंड बोलता है कि रेडियो पर मगर बुलाओ। ऑफिसर रोड्स कैदी को बाथरूम में रॉड से बांध के एलिस को देखने जाता है। अगले सीन में कैरोलिन मोटेल के बाहर अपने फ़ोन का सिग्नल ढूंढते हुए दिखाई देती है और वो मोटेल से थोड़ा दूर चली जाती है। यहाँ पे कोई उसका खून कर देता है। थोड़ी देर बाद एड उसे ढूंढता हुआ लॉन्ड्री रूम में आता है। वहाँ उसे वॉशिंग मशीन में कैरोलिन का कटा हुआ सर मिलता है। फिर वहाँ लैरी और ऑफिसर रोड्स भी आ जाते हैं और वहाँ उन्हें सर के पास एक कीचेन मिलता है जिस पे रूम नंबर 10 लिखा होता है। तब प्रोफेसर ये कहता है कि रूम नंबर 10 तो मेरा है। उन्हें शक होता है कि शायद उस कैदी ने ही ऐसा किया है। वो लोग भाग के रूम नंबर 10 में जाते हैं, पर तब तक कैदी उस रूम से भाग जाता है। दूसरी तरफ ये दिखाया जाता है कि केस पर डिस्कशन के लिए जज एंड लॉयर्स आधी रात को इकट्ठा होते हैं। आगे एड सबको बताता है कि कैरोलिन को किसी ने मार दिया है एंड वो कैदी भी फरार है। ये सुनकर सब डर जाते हैं एंड हमें यहाँ पता चलता है कि एड एक पुलिस ऑफिसर रह चुका है। उसके पास अपनी एक पिस्टल भी होती है। वो सबको कहता है कि एक जगह सब रहेंगे एंड फिर वो और ऑफिसर रोड्स उस कैदी को ढूंढने बाहर जाते हैं। और जिनी काफ़ी डर जाती है और लो से नाराज़ भी होती है। वो भाग के अपने रूम में चली जाती है। लो जिनी पर चिल्लाता है तो वो अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। इधर लैरी कैरोलिन का पर्स चुरा लेता है। फिर लो जिनी को दरवाज़ा खोलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देती है। तब लो गुस्से में उसके दरवाजे पर मारता है, लेकिन अचानक थोड़ी देर बाद दो की आवाज़ आनी बंद हो जाती है। जैसे ही जेनी बाहर आकर देखती है, लो की लाश वहाँ पड़ी होती है। इसके बाद सबको लगता है कि ये सारे मर्डर्स वो कैदी कर रहा है। अगली सीन में वो कैदी भागते हुए एक जगह पर पहुंचता है एंड जब वो कांच तोड़ के देखता है तो सब उसे जाना पहचाना लगता है। यहाँ एडर ऑफिसर रोडर उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक चेयर से बांध कर लैरी को बोलता है उसकी निगरानी करो। दूसरी तरफ बात करते हुए एड पेरिस को बताता है कि वो पहले लॉस एंजलिस में कॉप था
बट दिमाग की परेशानी की वजह से उसने मेडिकल लीव ले ली और वो मई में पैदा हुआ था। फिर पेरिस कहती है कि वो भी मई में पैदा हुई थी। फिर एड रूम की कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेता है एंड उसे वहाँ से एक की चेन मिलता है जो कि 9 नंबर रूम का होता है। और वो उस कैदी से पूछताछ करने जब वापस रूम में जाते हैं तो वो देखते हैं वहाँ कैदी की लाश पड़ी होती है एंड वही बेसबॉल का बैट जो लैरी के पास था वो उस कैदी के गले में होता है और लैरी वहाँ से गायब था। अब उनका शक लैरी की ओर जाता है कि वो ही कातिल है और कैदी की लाश के पास रूम नंबर 8 की चाबी मिलती है। तब वो लोग लैरी से पूछताछ करते हैं। इसी दौरान लैरी के पास से कैरोलिन का पर्स मिलता है। लैरी से काफ़ी घबरा जाता है, वहाँ से भाग जाता है, लेकिन फिर उन्हें अचानक फ्रिज में एक लाश मिलती है जिसे मार के वहाँ रखा गया था। वहाँ से लैरी भागता है लेकिन टिमी गाड़ी के नीचे ना आ जाए ये देख जॉर्ज उसे बचाता है। ये देख जॉर्ज उसे बचाने जाता है एंड कार से मुड़ जाता है। यहाँ दूसरी तरफ मैल्कॉम का वकील जज को एक डायरी दिखाता है जिसमें अलग अलग तरह की हैंडराइटिंग होती है। डॉक्टर जज को बताता है कि मैल्कॉम को डिसोसिएटिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उसके अंदर 11 पर्सनैलिटीज़ है और उसमें से किसी एक ने ही वो सारे खून किए हैं, इसलिए उसे सज़ा देना ठीक नहीं है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसने ये किया है। यहाँ मोटर में लैरी को पकड़ के चेयर से बांध देते हैं। लैरी बताता है कि वो एक रोज़ यहाँ आया था एंड उसके पास पैसे नहीं थे। जो डेड बॉडी फ्रिज में थी वो ही लैरी था एंड जब मैं यहाँ आया तो वो पहले से मरा हुआ था और फिर उसने मोटल में गेस्ट को रूम दे दिया ये सोचकर कि बाद में वो सबको सब सच बता देगा, लेकिन कोई भी पूछताछ करने के लिए नहीं आया। तब से वो मोटल को चला रहा है पर वो खूनी नहीं है। इतने में जिनी बोलती है कि यहाँ पे मोटल से पहले एक मुर्दाघर हुआ करता था। कोई भूत है जो कि सबको मार रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और फिर जॉर्ज की बीवी एलिस भी मर जाती है और एलिस के बेड से 6 नंबर रूम की की मिलती है। पर सवाल ये था कि 7 नंबर की चाबी कहाँ है। तब वो लोग ट्रक के पास जाते हैं एंड चाबी उन्हें जॉर्ज की बॉडी के पास मिलती है। इसका मतलब ये एक्सीडेंट नहीं था, कोई जानबूझ के सबको मार रहा था। एड लड़कियों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जिनी टिमी को लेकर कार के पास जाती है और कार ब्लास्ट हो जाती है। जब वो ढूंढते हैं उन्हें कोई लाश नहीं मिलती और फिर जॉर्ज की लाश भी गायब हो जाती है और बाकी सब लोग जो मरे होते हैं उनकी लाशें भी गायब हो जाती है। सब हैरान हो जाते हैं ये देखकर। पेरिस डर जाती है और कहती है मैं अगले हफ्ते 30 की हो जाऊंगी और नेक्स्ट वीक 10 मई को मेरा बर्थडे है। लैरी कहता है उसका बर्थडे भी 10 मई को है और ऑफिसर का भी एंड एड का भी। फिर जो सब लोग मरे उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने पे पता चलता है कि सबका बर्थडे 10 को था। अब इसमें क्या कनेक्शन है हमें बाद में पता चलेगा। एड डॉक्टर को देखता है, मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हो? तो डॉक्टर कहता है क्योंकि तुम उन सब पर्सनैलिटी में से एक हो। जब एड शीशा देखता है उसमें वो मैल्कॉम की शक्ल देख करके डर जाता है और वो मानने को तैयार भी नहीं होता है कि वो वेलकम है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी को दूसरे के बारे में पता ही नहीं होता। फिर डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी इन्हीं में से एक पर्सनैलिटी ने हावी होकर वो 6 मर्डर करवाए थे जिसकी सज़ा तुम्हें कल सुबह दी जाएगी। मुझे उन पर्सनैलिटी में से उस कातिल को ढूंढना है ताकि मैं मैल्कॉम को बचा सकूं। यहाँ 2 स्टोरीज चल रही है, एक मैल्कॉम के दिमाग में और एक कोर्ट रूम में। जब एड को होश आता है वो बारिश में खुद को खड़ा पाता है। पेरिस जब ऑफिसर रूट्स की कार चेक करती है उसे पता चलता है रूट्स भी एक क्रिमिनल है और असली ऑफिसर को मारने के बाद खुद ऑफिसर का गेटअप उसने लिया है। इसका पता चलते ही रूट पेरिस पर हमला करता है पर लैरी उसके सर पर मार के उसे बेहोश कर देता है। लेकिन रूट्स को होश आते ही वो लैरी को गोली मार देता है। पेरिस बच के वहाँ से भाग जाती है एंड एड से टकराती है। फिर एड और रूट्स एक दूसरे को गोली मार के मर जाते हैं और पेरिस अकेली वहाँ से बच जाती है। डॉक्टर जज से कहता है कि मैल्कॉम में बुरी पर्सनैलिटी सब मर चुकी है और एक पेरिस की अच्छी पर्सनैलिटी ही बची है। ये सुनकर जज मैल्कॉम की सजा रद्द कर देता है और उसे इलाज के लिए मेंटल इंस्टीट्यूट भेज देता है। दूसरी ओर पेरिस अपने होम टाउन फ्लोरिडा आ जाती है, ऑरेंजेस के बाग खरीद कर
वहाँ पे खेती करती है। वहाँ पे मिट्टी में उसे रूम नंबर 1 की चाबी मिलती है। ये देख के वो डर जाती है एंड जब पीछे देखती है तो टिमी उसके पीछे खड़ा होता है जो उसे मार देता है। और यहाँ पता चलता है कि असली मर्डर टिमी होता है और जो पर्सनैलिटीज़ डॉक्टर ढूंढ रहा था वो टिमी की होती है। और टिमी की पर्सनैलिटी मैलकॉम के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और वो डॉक्टर को गला घोट कर मार देती है और यहाँ पे मूवी एंड हो जाती है।